तो आज हम हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इकाई 2 उसमें सामान्य पहले इतिहास शब्द का देखते हैं। हिंदी साहित्य पहले इतिहास देखो। इतिहास क्या होता है कि इतिहास से हमें भारत के प्राचीन समय की जानकारी मिलती है। जैसे प्राचीन राजनीतिक बारे में भारत किन किन राजा महाराजाओं ने युद्ध किया। इतिहास से भारत संस्कृति के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो सामान्य से जो इतिहास शब्द का प्रयोग किया जाता है सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्र में किया जाता है, किंतु साहित्य भी इतिहास से भिन्न होकर उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन जो हमारा साहित्य जो लिखा गया था, हिंदी साहित्य था, वो साहित्य भी इतिहास को अलग नहीं था, बल्कि इतिहास से क्या होता जुड़ा हुआ था। साहित्य के इतिहास का अर्थ होता है देश काल की सीमाओं में विकसित साहित्य का समग्र रूप। क्या कह रहा है? लेकिन सामान्यतः साहित्य जो इतिहास, इसका अर्थ क्या होता है? जो हमारे देश की उस समय देश काल की समय सीमाओं में विकसित जो साहित्य, हमारे देश के सीमाओं के अंदर लिखा गया जो साहित्य है, उसका समग्र अध्ययन ही साहित्यिक इतिहास कहलाता है। साहित्यिक रचनाओं का इतिहास को समझने के लिए साहित्यकार से संबंधित स्थितियाँ, परिस्थितियाँ और परंपरा को समझना आवश्यक है। पाश्चात्य साहित्य के क्षेत्र में अनेक विद्वानों ने साहित्य की विकास प्रक्रिया के संबंध में कुछ सामान्य सिद्धांतों की स्थापना का प्रयास किया। जो पश्चिमी क्षेत्र का जो साहित्य था के क्षेत्र में अनेक विद्वानों ने साहित्य के विकास प्रक्रिया के संबंध में कुछ सामान्य सिद्धांतों की स्थापना का प्रयास किया, जिसमें सर्वाधिक जो पश्चिमी विचार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो साहित्य सिद्धांत है उसका नाम तेन महोदय, यानी तेन महोदय फ्रांस का साहित्यकार था। इसका सर्वमान्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत तेन महोदय। अब तेन महोदय था, उन्होंने साहित्य के विकास के यानी साहित्य हिंदी साहित्य कोई भी साहित्य का विकास के लिए तेन महोदय 3 चीज़ों का अनिवार्य माना। एक जाति, एक वातावरण और एक क्षण। यानी उस समय एक उस वातावरण में उस क्षण, उस वातावरण, उस जाति, किसी प्रकार साहित्य का जो इतिहास लिखने वाले हैं वो इन 3 चीज़ों को उन्होंने जरूर माना, जाति, वातावरण और क्षण। किसने? तेन महोदय ने। तेन महोदय का मानना था कि जब तीनों चीज़ एक साथ होते, तीनों सूत्र एक साथ होते हैं तो ये जाति, परंपरा, राष्ट्रीय वातावरण और समय विशेष की परिस्थितियों के सूचक होते हैं। जाति किसका? उस समय की जाति परंपरा क्या थी इसके बारे में, उस समय राष्ट्र का वातावरण कैसा था, उस समय विशेष कैसी परिस्थितियाँ थी, उन सब के बारे में सूचक है। अतः साहित्य के इतिहास समझने के लिए इन तीनों का समझना अति आवश्यक है। यदि हम साहित्य का इतिहास समझते हैं तो इन तीनों चीज़ों को समझना जरूरी है। ये तो तेन महोदय ने 3 चीज़, जाति, वातावरण और क्षण को। जबकि कुछ जर्मनी इतिहासकार, जर्मनी देश थे, उसके जो इतिहासकार थे उन्होंने युग चेतना को अनिवार्य माना। युग चेतना को साहित्य विकास का था। ये तो साहित्य के 3 आधार मानता तेन महोदय। जबकि जर्मन के जो इतिहासकार थे उन्होंने 3 चीज़ को, युग चेतना को साहित्यिक विकास का आधार मानता। कौन? जर्मनी के इतिहासकार। जो अंग्रेजी विचारक थे वो परंपरा के महत्व देते। जो अंग्रेजी विचारक थे वो किसको? परंपरा को महत्व देते थे अंग्रेजी विचारक। जो हडसन महोदय था, अब हडसन महोदय क्या हुआ? ये तो अंग्रेजी विचारक और जो जर्मनी विचारक दोनों को एक साथ मिला लिया, यानी युग चेतना को भी और परंपरा दोनों को समन्वय से साहित्य लिखा किसी ने? हडसन महोदय ने। तो हडसन महोदय क्या होगा? युग चेतना, और क्या होगी? अंग्रेजी विचारक क्या होगी? जो परंपरा का जो दोनों का समन्वय किया इन्होंने, हडसन महोदय ने। और जो मार्क्सवादी चिंतक होते हैं, जो मार्क्सवादी विचारधारा के आदमी थे, जो मार्क्सवादी चिंतक कहते हैं, उन्होंने जो साहित्य लिखा वे व्यक्ति के स्थान पर समाज की आर्थिक परिस्थितियों और वर्ग संघर्ष के आधार पर लिखा। इन्होंने क्या? मार्क्सवादी है वर्ग संघर्ष की बात करता है, तो इन्होंने क्या व्यक्तिगत स्थान पर नहीं, एक समाज की आर्थिक परिस्थितियों के बारे में और वर्ग संघर्ष के आधार पर साहित्य की व्याख्या की। आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर, वर्ग संघर्ष के आधार पर लिखा था मार्क्सवादी विचारकों ने। जो फ्राइडवादी विचार थे, जॉन फ्राइड, उन्होंने क्या? मनोविश्लेषणवाद पर, मानसिक अंतर्द्वंद की स्थिति पर जो सिद्धांत दिया था फ्राइड ने, मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया था। तो उसका मूल उद्देश्य यह था कि जो मानसिक अंतर्द्वंद, मानसिक दिमाग में मानसिक जो अंतर्द्वंद होता को लेकर इन्होंने साहित्य लिखा था फ्राइडवादी विचारकों ने। और आई रिचर्ड्स जो बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने सिद्धांत दिया था, आई रिचर्ड्स ने जैसे विद्वानों ने काव्य के शैली पक्ष की व्याख्या मनोवैज्ञानिक अर्थ विज्ञान के आधार पर की। अब जो रिचर्ड्स आया, इन्होंने जो काव्य में जो शैली पक्ष की जो व्याख्या की, एक किसके आधार पर? मनोविज्ञान के आधार पर और अर्थ विज्ञान के आधार पर आई रिचर्ड्स ने की है। ठीक है, वहाँ पे देखो तेन महोदय ने 3 चीज़ माना, जाति, वातावरण और क्षण को।
जर्मनी इतिहासकार युग चेतना को मानते हैं। अंग्रेज विचारक परंपरा को महत्व देते हैं। हडसन महोदय ने दोनों को मिला दिया, युग चेतना परंपरा दोनों को। मार्क्सवाद विचार आर्थिक संघर्ष को और आर्थिक परिस्थिति और वर्ग संघर्ष को देते हैं। फ्राइडवाद विचार देते मानसिक अंतर्द्वंद को देते। और आए रिचर्ड जैसे ने क्या किया, काव्य शैली पश्चिमी मनोविज्ञान और अर्थविज्ञान दोनों के आधार पर किया। अब आता कार्लाइल महोदय, अगला विद्वान कौन है? कार्लाइल महोदय। कार्लाइल महोदय की मान्यता है कि किसी भी राष्ट्र के काव्य का इतिहास वहाँ के धर्म, राजनीति, विज्ञान का सार होता। कार्लाइल महोदय क्या कहता है कि किसी भी राष्ट्र के विकास का इतिहास वहाँ के धर्म, वहाँ के राजनीति, वहाँ के विज्ञान के इतिहास का सार, धर्म, राजनीति और विज्ञान, इनको तीनों का जो इतिहास का सार है वही क्या होता है? साहित्य होता है। ये कैसे इनका कार्लाइल महोदय ने। काव्य इतिहास के लेखक में राष्ट्र के उच्चतम लक्ष्य, उसकी क्रमागत दिशा, विकास को देखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इससे राष्ट्र का निर्माण होता है। ये कहता है कार्लाइल महोदय। उपयुक्त सिद्धांतों को देखने से ज्ञात होता है कि बहुसंख्य विद्वानों ने परंपरा, वातावरण व द्वंद्व पर भी अधिक बल दिया है। शेष दो तत्वों की उपेक्षा की गई है। कुछ विद्वानों ने द्वंद्व को स्वीकार है, परंतु वहाँ द्वंद्व है, वहाँ संतुलन होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि प्रत्येक प्रकार के द्वंद्व का अंतिम लक्ष्य संतुलन स्थापित करना ही होता है। वस्तुतः विकास की प्रक्रिया इनमें से किसी एक सूत्र पर आधारित नहीं हो सकती। भारतीय विचारकों ने साहित्य के इतिहास लेखन में युगीन परिवेश की महत्ता पर पर्याप्त बल दिया। अतः कहा जा सकता है कि साहित्य के इतिहास का अध्ययन, विश्लेषण युगीन चेतना एवं साहित्यकार की व्यक्ति प्रवृत्तियों के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। अब हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में देखो, अब तक 4 पद्धतियाँ आई हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में कितनी पद्धति आई? 4 पद्धति। एक है वर्णानुक्रम पद्धति, एक कालानुक्रम पद्धति, एक वैज्ञानिक पद्धति और एक विधेयवादी पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति क्या होती है? वर्णानुक्रम पद्धति का अर्थ होता है कि जो हिंदी वर्णमाला है उसके जो वर्ण है, उस वर्णों के आधार पर, मान जैसे कोई भी व्यक्ति किसी भी काल में जन्म लिया हो, लेकिन जैसे कोई व्यक्ति जैसे कैसे कबीर है और एक कैसे केशव है, अब दोनों अलग अलग काल में, एक कबीरदास भक्ति काल में पैदा हुआ और केशवदास रीति काल में पैदा हुआ, लेकिन इनका जो वर्ण क्रम है वो क्या है? तो इन दोनों को एक साथ इस पद्धति में लिखा जाता है। कैसे कबीर और कबीर साथ में केशवदास, इनको समय के अनुसार नहीं बांटा गया। तो ये तो वर्णानुक्रम पद्धति होती है, यानी वर्ण के क्रम के अनुसार। और इसमें जो हिंदी साहित्य जो 2 इतिहास लिखे गए, शुरुआत के प्रथम जो दोनों इतिहास है वो इसी पद्धति में लिखा गया। कौन कौन से? एक गारस दत्तासी का, और एक लिखा गया था शिव सिंह सेंगर का। ये दोनों इतिहास ग्रंथ गारस दत्तासी ने भी इसी पद्धति का प्रयोग किया और शिव सिंह सेंगर ने इसी पद्धति का उपयोग किया। इसके बाद में आते हैं दूसरी पद्धति, कालानुक्रमिक पद्धति। अब इन्होंने क्या किया? काल कर्म को बांट दिया। जो इतिहासकार जिस काल में पैदा हुआ उसके आधार पर इन्होंने किया कालानुक्रमिक पद्धति। और इन्होंने क्या किया? जो रचनाकार की जो जन्म तिथि, उस जन्म तिथि को आधार मान करके उनका समय विभाजन किया गया। और इस पद्धति में 2 विद्वान मैन, जॉर्ज ग्रियर्सन और एक था मिसर बंधु। अगली पद्धति है वैज्ञानिक पद्धति। अब इन्होंने क्या किया? वैज्ञानिक वाले व्यक्ति हैं, इन्होंने क्या पूर्ण रूप से तटस्थ रहकर तथ्यों का संकलन किया, पूरी जानकारी पहले उस व्यक्ति के बारे में जुटाई और उन सभी तथ्यों को क्रमबद्ध और व्यवस्थित करके प्रस्तुत किया गया था। इस पद्धति में क्रमबद्धता और तथ्यों की पुष्टता अनिवार्य थी। वैज्ञानिक पद्धति भी दोषपूर्ण है, क्योंकि इतिहास लेखन तथ्यों की नहीं बल्कि व्याख्या व विश्लेषण की मांग करता है, अतः विश्लेषण अनिवार्य है। ये वैज्ञानिक पद्धति है। और अगला है विधेयवादी पद्धति। सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद्धति हिंदी साहित्य लेखन में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण पद्धति है वह विधेयवादी पद्धति है। और विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता कौन है? तेन महोदय। तेन महोदय का फ्रांस का था। और इन्होंने 3 बात बताई कि जाति, वातावरण और क्षण, इन 3 चीज़ों के आधार पर इतिहास लिखना विधेयवादी पद्धति में आता है। इस पद्धति में इतिहास लेखन की परंपरा है। यदि हिंदी भी माना जाता है, वैसे तो विधेयवादी पद्धति इतिहास लेखन की शुरुआत तेन महोदय ने की थी, लेकिन हिंदी के अंदर इतिहास लेखन पद्धति शुरुआत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था 1929 में लिखा था, वो इसी विधेयवादी पद्धति से लिखा गया इतिहास ग्रंथ है। साहित्य के इतिहास को परिभाषित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि इसकी परिभाषा बहुत परीक्षा में पूछ जाती है, परीक्षा कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता के चित्त
चित्तवृत्ति का एक संचित प्रतिबिंब होता है। ये परिभाषा किस विद्वान ने दी थी? ये परिभाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। जनता की चित्तवृत्तियों का कौन कर रहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आदि से अंत तक इन चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य की परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बैठाने साहित्य का इतिहास कहलाता है। अब देखो हिंदी साहित्य का इतिहासकार ग्रंथ, इतिहास ग्रंथकार कौन कौन है? हिंदी साहित्य के जो इतिहास के जो ग्रंथ लिखे उन ग्रंथ को किस किसी ने लिखे थे? देखो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का वास्तविक सूत्रपात 19वीं शताब्दी से हुआ था। जो वास्तव रूप से एक विधि के आधार पर जो इतिहास लिखना शुरुआत की 19वीं शताब्दी से हुई थी। लेकिन इससे पहले भी कुछ रचनाएं मिलते, जैसे मध्यकाल में रचनाएं मिलते कुछ, जैसे 84 वैष्णव की वार्ता, 200 वैष्णव की वार्ता, भक्तमल, ये जो ग्रंथ है ये मध्यकाल के, लेकिन वास्तविक रूप से इतिहास लिखा गया 19वीं शताब्दी से। परंतु इसमें कालानुक्रम वर्णन नहीं किया, लेकिन इसमें कोई वर्णन नहीं मिलता। 84 वैष्णव वार्ता जैसे कोई व्यक्ति याद आए वैसे लिख दिया, इसमें कोई कालक्रम समय के अनुसार किसी को नहीं लिखा गया था। अतः हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के अंदर शामिल नहीं किया जाता है। तो जो ये रचना है इनसे उन व्यक्तियों के बारे में जानकारी तो मिलती है, लेकिन अब इन रचनाओं के कुछ समय का उसमें कोई वो नहीं किया गया, तो इनको हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उस इतिहासकार ग्रंथ में इनका शामिल नहीं किया जाता है। अब जो मुख्य रूप से जो इतिहासकार है, सबसे पहला इतिहासकार माना जाता है गारसा दत्तासी को। गारसा दत्तासी हिंदी साहित्य के जो इतिहास लिखने परंपरा को सूत्रपात करने वाला माना जाता है गारसा दत्तासी को। गारसा दत्तासी कहा कहते फ्रेंच विद्वान था। इन्होंने इतिहास लेखन, हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन परंपरा को सूत्रपात किया था इन्होंने। और इनका जो ग्रंथ था वो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ, कई बार प्रश्न पूछा जाता है। इस्तवार दल्ला लित्युत्तर हिंदुस्तानी ग्रंथ किसका? एक गारसा दत्तासी का। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ यही माना जाता है। यह 2 भागों में प्रकाशित होता है। कितने भागों में? 2 भाग में। इसका जो पहले भाग का प्रकाशन 1839 में होता है, शताब्दी 19वीं आएगी, और दूसरे भाग प्रकाशन 1847 में। शताब्दी 19वीं आएगी, 19वीं शताब्दी की शुरुआत माने जाते हैं। पहला 1839 में, दूसरा भाग जो 1847 में। इस ग्रंथ में जो मुख्य बातें क्या है वही, एक बात यह है कि जो गारसा दत्तासी का जो आपने कहा था कि गारसा दत्तासी जो इन इतिहास ग्रंथ लिखा था वो किस पद्धति में था? वर्णानुक्रम पद्धति में। यानी इसमें जो इतिहास ग्रंथ में जो भी इतिहासकार है उनका जो वर्णन किया गया वो किस पद्धति में? वर्णानुक्रम पद्धति में। ठीक है। इसमें क्या 2 भागों में, प्रथम भाग में क्या कवियों का परिचय किया गया, वो दूसरे भाग उनकी रचनाओं को उदाहरण फ्रेंच भाषा में। अब ये तो भाई कोई विद्वान फ्रांस का था तो सीधी सी बात है, जो जिस देश का होगा उसकी वही भाषा आएगी। तो इन्होंने अपनी ही भाषा में, जो फ्रेंच भाषा में इतिहास ग्रंथ लिखा था, तो पहले भाग में क्या 2 भागों में किया। पहले भाग में कवियों का परिचय कराया और दूसरे भाग में उन्होंने जो रचना लिखी उनका वर्णन किया गया। इसमें एक बात यह कि इसमें गारसा दत्तासी ने जो लिखा था उस समय जो लेखक कवि थे उसमें सभी का नहीं, उर्दू के भी और हिंदी दोनों के कवियों का वर्णन किया गया। इसमें कुल 783 कवि मिलते हैं। गारसा दत्तासी ग्रंथ में कितने कवियों का वर्णन किया गया? 783 कवियों का। लेकिन इस सबसे बड़ी बात यह है कि जो हिंदी के वो मात्र 72 कवियों के बारे में वर्णन किया। हिंदी में मात्र 72 कवियों का वर्णन किया गया। वैसे कुल 783 कवि, लेकिन जो हिंदी के उससे मात्र 72 कवियों का वर्णन किया। इस ग्रंथ के जो आरंभ में जो 100 पृष्ठ में उसमें तो इसकी व्याख्या की गई हो, विस्तृत भूमिका देकर शब्दों विचार स्पष्ट किया गया। 100 पृष्ठों तक तो उसमें विस्तृत चर्चा की गई। उसके बाद में एक कवियों को परिचय दिया गया। इस ग्रंथ का जो दूसरा संस्करण, ये तो पहला संस्करण 2 भागों में आ गया, लेकिन दोबारा इसका जो संस्करण आया, दूसरा संस्करण पुनः प्रकाशित हुआ ये 1871 में होता है और 3 खंडों में प्रकाशित होता है। इससे पहले संस्करण से विस्तृत था। अब ये दूसरा संस्करण आता है, ये 1871 में आया और 1871 में 3 खंडों में प्रकाशित होता है। और जो पहला संस्करण लिखा गया था जो 1839 और 47 में जो संस्करण आया था पहला संस्करण, उसे बड़ा कर दिया, उसका दूसरा संस्करण। अब यद्यपि इस ग्रंथ में अनेक त्रुटियां, जैसे काल विभाजन का इसमें कोई प्रयास नहीं किया गया, कवियों को काल क्रम अनुसार नहीं बताया गया, उनका केवल क्या नाम के आधार वर्णानुक्रम पद्धति से लिखा गया, तो काल क्रम उनका नहीं किया गया, तथा युगीन प्रस्तुति का कोई विवेचन इसमें नहीं किया गया। तब भी इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा में प्रथम ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त हुआ। इतनी कमियां होने के बावजूद भी जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का जो पहला ग्रंथ माना जाता है वह इस गारसा दत्तासी ग्रंथ को ही माना जाता है,
क्योंकि इस ग्रंथ में पहली बार हिंदी काव्य के इतिहास को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। अब दूसरा आता शिव सिंह सेंगर, यानी इन दोनों ने, शिव सिंह सेंगर और घाटसे दत्तासी दोनों विद्वानों ने वर्णानुक्रम पद्धति से ग्रंथ लिखे थे। शिव सिंह सेंगर ने इतिहास ग्रंथ लिखा शिव सिंह सरोज से। क्या नाम लिखा? शिव सिंह सरोज। जो ये रचना आई थी 1883 में आई। कब आई? 1883। उसका 1839 और 47 में था। दूसरा 71 में था, घाटसे दत्तासी का था। अब 1871 के बाद में शिव सिंह सरोज आता 1883 में। शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर की रचना थी। शिव सिंह सरोज ने अब इस ग्रंथ थोड़ा बड़ा था, उसका तो 783 थे, इसमें थोड़ा सा बड़ा किया और इसमें लगभग 1000 कवियों का, छोटी बड़ी 1000 कवियों की रचना और उनका जन्म काल, जीवन चित्र इसमें किया गया था। परंतु इसमें जो अधिकांश जो जानकारी दी गई उस विश्वास नहीं किया जाता है, अविश्वसनीय है। इन ग्रंथ में सभी कवियों का रचना काल व जन्म काल भी दिया गया है। हर कवि का रचना काल दिया गया, हर कवि का जन्म काल इस ग्रंथ में दिया गया। कौन सा? शिव सिंह सरोज में। जो लेकिन ये जो रचना काल और जन्म काल दिया गया वो उस समय जो सुनी हुई कहानियों के आधार पर, कथाओं के आधार पर ही है, किंवदंतियों के आधार पर अनुमानों का आश्रय लिया गया है, जो जिसमें विवादास्पद हो गए। यानी किंवदंतियों के आधार पर कोई उन्होंने खोज नहीं की, बल्कि जो गांव में जो मान लो उस कहानी सुनी हुई उन्होंने, और उसी के आधार पर इन्होंने इतिहास ग्रंथ लिख दिया। शिव सिंह सरोज में प्रथम बार इतनी अधिक संख्या में कविता संबंधी जानकारी को एक जगह एकत्रित करने का सराहनीय प्रयास किया। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्होंने एक साथ में इतने कवियों का, 1000 कवियों का और उनकी रचनाओं एक जगह संकलन करने का इन्होंने क्या किया? प्रयास किया। यह ग्रंथ परवर्ती इतिहासकारों के कुछ मुख्य आधार रहा और यही इस विशाल ग्रंथ की महत्ता है। अगला था सर जॉर्ज ग्रियर्सन। अब सर जॉर्ज ग्रियर्सन आया, इन्होंने जो अगली पद्धति ली, सर जॉर्ज ग्रियर्सन इतिहास लिखने की जो 4 पद्धति थी, वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक और विधेयवादी। अब सर जॉर्ज ग्रियर्सन और जो मिस्र बंधु, इन दोनों ने क्या किया? जो कालानुक्रमिक पद्धति का प्रयोग किया। और जॉर्ज ग्रियर्सन जो इतिहास ग्रंथ, उसका नाम था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये इनका ग्रंथ था जो कि अंग्रेजी भाषा में था और ये प्रकाशित होता है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो पत्रिका के मुख्य शीर्षक से प्रकाशित होता है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो पत्रिका है वहाँ से प्रकाशित होता है। तो कहाँ से प्रकाशित? बंगाल से प्रकाशित होता है। किस पत्रिका में? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में। जॉर्ज ग्रियर्सन, इस ग्रंथ की भाषा अंग्रेजी हो गई और जो नए विद्वान आए वो विद्वान इसको हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ मानते हैं। किसको? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर। वैसे माना वही जाता है पूर्ण उसके साथ में, लेकिन कुछ विद्वान भी इसको मानने लगे। ग्रियर्सन महोदय ने घाटसे दत्तासी व शिव सिंह सेंगर के द्वारा एकत्रित सामग्री उपयोग करते हुए अपने ग्रंथ को प्रमाणिक बनाने का प्रयास किया। अब जॉर्ज ग्रियर्सन क्या किया कि जो घाटसे दत्तासी इतिहास ग्रंथ को पढ़ा और शिव सिंह सेंगर था उसका शिव सिंह सरोज जो ग्रंथ था उनको पढ़ा और उन ग्रंथों के आधार पर दोनों जो शुद्ध ग्रंथ निकाला, उन्होंने शुद्ध चीज़ें निकाली और थोड़ा प्रमाणिक बनाने का प्रयास किया। किसने? सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। अब इसमें इसकी बात ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें केवल हिंदी के कवियों का उल्लेख है। अब इसमें जो उर्दू की कवि उन सबको निकाल दिया इन्होंने, केवल हिंदी के कवियों को शामिल किया। एक बात, इस ग्रंथ में पहली बार कवि और लेखकों को कालक्रम अनुसार वर्गीकृत किया गया। यानी इस पहले अपन कहा कि कालानुक्रमिक पद्धति से इन्होंने इतिहास लिखा। तो पहली बार यदि कोई इतिहास जो कवि और लेखकों को जो कालक्रम के अनुसार है वर्गीकृत करने का प्रयास किया था, पहली बार वो किसने किया था? सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। उनकी प्रवृत्ति प्रकाश से डाला और ग्रियर्सन ने इस ग्रंथ के 11 विभिन्न अध्याय में बांटा। जो 11 अध्याय है वो सब एक अध्याय एक कालक्रम का सूचक है, यानी एक अध्याय एक कालक्रम का सूचक है। तो 11 कालक्रम इन्होंने बांटा। इसमें लगभग 952 कितने? जॉर्ज ग्रियर्सन लगभग 952 कवियों की जीवनी का काव्य परिचय दिया गया। देखो, घाटसे दत्तासी ने 783, उसमें से 72 मात्र हिंदी कवि थे। शिव सिंह सरोज 1000। अब आए जॉर्ज ग्रियर्सन, लगभग 952 कवियों का जीवन परिचय में दिया गया था। ग्रियर्सन ने सबसे पहले अपने इस इतिहास ग्रंथ में भक्ति काल को हिंदी साहित्य की महत्व उपलब्धि बताते हुए हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना। अब जॉर्ज ग्रियर्सन क्या क्या जो अपने जो भक्ति काल आया था उस भक्ति काल में क्या खूब साहित्य ब्रज भाषा में, देखो सूरदास, कबीरदास, इन्होंने तुलसीदास, ये भक्ति काल में पैदा हुए और इन्होंने खूब रचनाएं लिखी थी। तो इन्होंने जो भक्ति काल तो उसको हिंदी साहित्य क्या नाम दिया गया? श्रवण काल नाम दिया। नहीं, इसमें खूब रचना की गई, खूब इसमें
रचनाएं लिखी गई भक्ति काल के अंदर, खूब जनता के अंदर खूब रचनाओं का लिखी गई। इसलिए इसे हिंदी साहित्य के स्वर्ण काल कहा जाता भक्ति काल को। लेकिन कहा किसने? जॉर्ज गिरिसन ने भक्ति काल को क्या नाम दिया गया? स्वर्ण काल की उपाधि दी। इस ग्रंथ का आधार स्रोत शिव सिंह सरोज होने के कारण इस ग्रंथ में विवरण तिथियां का अपूर्ण, अनमान्य या भ्रामक है। अब अपन मानता कि इन्होंने दोनों ग्रंथों का अध्ययन किया है, ये तो गार से देतासी का और शिव सिंह सेंगर वाला ग्रंथ का। अब शिव सिंह सेंगर जो शिव सिंह सरोज था, वो जो ग्रंथ लिखा गया था वो क्या किंवदंती पदार्थ से लिखा गया था, यानी उसमें जो लोग सुने हुई बातें थी व्यक्तियों के बारे में, उसके आधार पर लिखा था। तो उसमें क्या विश्वास करने लायक नहीं था। तो इसमें भी यही कमी रहेगी कि उन तिथियों के आधार पर इन्होंने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा था, जो भी अभी अनुमानित है और भ्रामक है, झूठा माना जाता है। परंतु हिंदी साहित्य का अध्ययन करने हेतु इतिहास बोध की दृष्टि से ग्रंथ महत्वपूर्ण, लेकिन हिंदी साहित्य अध्ययन करने के लिए, इतिहास को जानकर रखने के लिए ये ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। जो मिस्र बंधु आता, अब अगला आता मिस्र बंधु। मिस्र बंधुओं ने एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम था मिस्र बंधु विनोद। मिस्र बंधु में 3 भाई हैं, ये 3 भाई आपस में मिलकर एक इतिहास ग्रंथ लिखे, तो उसका नाम मिस्र बंधु विनोद। 3 भाई कौन कौन से? एक का नाम है कृष्ण बिहारी मिश्र, एक का नाम है सुखदेव बिहारी और एक गणेश बिहारी। 3 भाई है, कृष्ण, सुख और गणेश बिहारी। तीनों भाई ने मिलकर के एक ग्रंथ की रचना की, उसका नाम था मिस्र बंधु विनोद रचना। और इसकी जो रचना है, ये रचना 4 भागों में प्रकाशित होती है। मिस्र बंधु विनोद है, ये रचना कितने भागों में? 4 भागों में प्रकाशित होती है। शुरुआत के जो प्रथम 3 भाग है, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 भाग है। 1913 में 3 भाग, 1913 लास्ट में 3, इधर 3 है, 1913 में इसका 3 भाग प्रकाशित होते हैं। और जो अंतिम भाग है, जो चौथा भाग है, ये 1914 में, 13 और 14 दोनों में प्रकाशित हो जाते हैं। 13 में 3, 14 में 4 था। ठीक है। अब ये मिस्र बंधु विनोद के अब 3 भाई मिल करके लिखेंगे तो एक बड़ा ग्रंथ लिखा है, बड़ा विशाल का एक ग्रंथ है। कितना क्या करें? एक विशाल का एक ग्रंथ है। और लगभग इस ग्रंथ में 5000 कवि लेखकों के बारे में इसमें परिचय किया गया। 5000 कवियों के संबंध में इसके अंदर विवरण दिया गया। रामचंद्र शुक्ल जी ने मिस्र बंधु रचना सामूहिक रीतिकाल के कवि परिचित है। और आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा था 1929 में, उन्होंने भी इस मिस्र बंधु विनोद से रीतिकाल के जो कवियों के बारे में जानकारी जुटा करके अपना इतिहास ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ में पहली बार काल विभाजन का समुचित प्रयास किया गया। देखो, काल विभाजन का पहली बार समुचित अच्छा प्रयास किया गया। किसने? मिस्र बंधुओं ने। इस ग्रंथ रचनाकाल में 8 खंडों में बांटा गया। कितने खंडों में? 8 खंडों में इन्होंने बांटा गया तथा विभिन्न काल खंडों के कवियों का परिचय विवरण देते हुए उनके साहित्यिक महत्व प्रकाश डाला गया। काव्य समीक्षा के परंपरागत सिद्धांत अपनाए गए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब आता है पर हिंदी साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ आया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास ग्रंथ लिखा 1929 में, हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से 1929 में लिखा था। और ये भी हिंदी शब्द सागरी भूमिका के रूप में प्रकाशित होता है। पहले ये ग्रंथ किस नाम से? हिंदी शब्द सागर भूमिका के रूप में लिखा गया था, परंतु बाद में इसने स्वतंत्र पुस्तक के रूप में दिया गया। और इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है। पूछ रहे हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ग्रंथ को कहा जाता है। इस ग्रंथ के मुख्य बिंदु नहीं बना। अब एक बात ये, वैज्ञानिक पद्धति में ये विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया ग्रंथ था। किस पद्धति पर? विधेय। शुक्ल जी ने अपने युग की परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्यिक प्रवृत्ति को विकास की बात कही। इन्होंने अपने ग्रंथ में प्रत्येक कवि की रचना का साहित्यिक वैशिष्ट्य पर आलोचनात्मक मत भी दिया। इन्होंने शुक्ल जी ने 900 वर्षों के इतिहास को 4 खंडों में बांटने का प्रयास किया। अब तक जो 900 सालों का जो इतिहास था, उस 900 साल के इतिहास को 4 भागों में बांटने का प्रयास किया। पहले काल उसको वीरगाथा काल नाम दिया, दूसरे काल को भक्ति काल यानी आदिकाल या वीरगाथा काल कहा गया। इन्होंने हर एक काल के 2 नाम दिया। आदिकाल नाम दिया, उसका आदिकाल वीरगाथा काल नाम दिया। आदिकाल से पहले फिर बाद में पूर्व मध्यकाल है, इसको भक्ति काल दिया। उत्तर मध्यकाल है, उसको रीतिकाल नाम दिया। और आधुनिक काल को गद्य काल उन्होंने नाम दिया। यानी एक प्रश्न बनता है कि किसने शुरुआत की थी? एक ही काल के 2 नाम की शुरुआत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की। आदिकाल वीरगाथा काल, पूर्व मध्य भक्ति काल, उत्तर मध्य रीति और आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया इन्होंने। शुक्ल जी के द्वारा जो काल विभाजन का अत्यंत लोकप्रिय हुआ, जो शुक्ल जी ने जो काल विभाजन किया, इनका जो समय जो बांटा गया वो बहुत अच्छा था, वो बहुत लोकप्रिय हुआ था। बाद के इतिहास
लेखकों ने थोड़ा बहुत परिवर्तन कर इसी को आधार बना करके एक काल विभाजन कालों का नाम प्रस्तुत किया। बाद में जो हिंदी साहित्य के जो इतिहास लिखने वाले जो विद्वान हुए उन्होंने इसी आधार पर लिखा गया। कुछ थोड़ा बहुत चेंज हुआ लेकिन ये बहुत ठीक है इनका काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। शुक्ल ने ही भक्ति काल को निर्गुण और सगुण धारा में बांट कर, देखो भक्ति काल था जो पूर्व मध्य काल था, पूर्व मध्य काल उन्होंने भक्ति काल नाम दिया। इस भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया, एक तो सगुण शाखा और एक निर्गुण शाखा। जो निर्गुण शाखा थी उसको भी उन्होंने दो भागों में बांटा, एक ज्ञानाश्रय शाखा और एक प्रेमाश्रय शाखा। जो ज्ञानाश्रय शाखा का उसका जो महत्वपूर्ण कवि ने कबीर बताया और प्रेम शाखा का जायसे बताया इन्होंने। अब जो सगुण काव्य धारा है उस सगुण काव्य धारा को दो भागों में बांटा, एक राम काव्य धारा और एक कृष्ण काव्य धारा। राम का तुलसीदास युग है, कृष्ण का सूरदास युग है। अब इन्होंने ऋतु काल आया। अब ऋतु काल को इन्होंने तीन भाग बांटा, ऋतु सिद्ध, ऋतुबद्ध और ऋतु मुक्त। ऋतुबद्ध, ऋतु सिद्ध और ऋतु मुक्त तीन कवि में बांटा गया इन्होंने ऋतुकालीन कवियों के आचार्यत्व पर भी निष्कर्ष दिए। आचार्य शुक्ल कैसे प्रवर्तिक थे, यानी ये हर चीज़ खोज के निकालने वाले खोजी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उनकी दृष्टि वैज्ञानिक थी। आचार्य राम दृष्टि कैसी थी, वैज्ञानिक दृष्टि थी। यह कारण है ऐसे ग्रंथ रचना कर पाए जो हिंदी साहित्य के इतिहास में सुप्रसिद्ध हो गया। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में आचार्य शुक्ल ने अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसे प्रथम क्रांतिकारी कदम माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो इतिहास लिखा वो जनता की चित्तवृत्तियों के आधार पर काल विभाजन का आधार बनाया गया। इन्होंने आदिकाल के तरते प्रकरण वीर गाथा काल काव्य का विवेचन किया। इन्होंने सिद्ध और नाथ साहित्य को सांप्रदायिक कहकर साहित्य क्षेत्र में से बाहर कर दिया। यानी जो सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य को क्या किया इन्होंने, कहा ये सांप्रदायिक कहकर को इन्होंने जो हिंदी साहित्य के इतिहास में इनको जगह नहीं दी, सिद्ध साहित्य को और नाथ साहित्य को दोनों को। अगला आता डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, अब इसको याद करेंगे। इसका हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ नाम आलोचनात्मक, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ है इनका नाम। अब कैसे याद करेंगे भाई, राम के कुमार कौन थे, राम के कुमार लव और कुश थे। अब लव कुश राम ने क्या अपनी माता से राम ने अपनी पत्नी सीता को छोड़ दिया, तो क्या हो गया, जो लव और कुश अपनी माता को धोखे दे करके इनको आलोचना करते, तो इसलिए याद कर लेंगे इसको। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास को दो भागों में प्रकाशित करवाया। इसका एक भाग 1938 में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नाम प्रकाशित हुआ। ये 38 में अड़ गया। राम के कुमार क्या हो गए, अड़ गए कि हमारी आप आलोचना करने लगे इनकी, अड़ गए कि अच्छा आदमी नहीं, ऐसे अड़ गए, ऐसे याद करेंगे 38। तो 1938 में राम कुमार ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ लिखा, प्रकाशित किया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने के ग्रंथ का दूसरा भाग प्रकाशित ही नहीं हुआ। एक ही भाग प्रकाशित होता था वो 38 में, जो इसका दूसरा भाग प्रकाशित नहीं हो पाया क्योंकि यह ग्रंथ अधूरा रह गया था। द्वितीय भाग में भक्ति काल के बाद के कालों की चर्चा न होने का नहीं, यह प्रकाशित हुआ। भक्ति काल तक लिखा गया था, उसके बाद का नहीं लिखा गया था, इसका प्रकाशित नहीं हो पाया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने शुक्ल जी के वीर गाथा काल को चारण काल का, शुक्ल जी ने जो आदि काल था उस आदि काल को नाम दिया वीर गाथा काल, क्योंकि इस काल में जो वीर रचना लिखी गई थी उसमें ज़्यादा वीर रस का अधिक था, उसमें बढ़ा चढ़ा कर बातें की गई, वीरता की बातें की गई थी। तो वीरता की बात करने वाले कौन थे, जो लिखने वाले थे वो चारण ज़्यादा लोग थे, इसलिए जो कौन थे, राम कुमार वर्मा ने उस वीर गाथा काल को क्या नाम कहा गया, चारण काल कहना सही माना। इससे पहले साहित्य में उन्होंने संधि काल नाम, और इससे पहले का साहित्य था हिंदी साहित्य में जो इस आदि काल से वीर गाथा काल चारण काल से जो पहले का साहित्य था, जो उस पहले का जो इतिहास था उनको क्या नाम दिया, उन्होंने संधि काल नाम दिया। डॉक्टर वर्मा जी ने अपने ग्रंथ में अपभ्रंश को अत्यधिक सामग्री को समाहित, अपभ्रंश भाषा में जो साहित्य था उसको अधिक इन्होंने समाहित किया, और इसके चलते स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि मानने की गलती इन्होंने कर दी। और अपभ्रंश भाषा का जो इन्होंने इतिहास लिखा और अपभ्रंश भाषा में रचना कहा था स्वयंभू, और स्वयंभू को डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किया क्या, पहला कवि माना, और यहीं से गलती इन्होंने कर दी, क्योंकि फिर अपभ्रंश भाषा हिंदी भाषा ही नहीं, हिंदी भाषा तो बाद में आता है, भ्रंश बाद में आते, सोचना अपभ्रंश हिंदी का जन्म होता है। तो हिंदी का जो पहला कवि इन्होंने किसको मान दिया, स्वयंभू, और स्वयंभू किस भाषा कवि था, अपभ्रंश भाषा, ये इन्होंने गलती कर दी। तो ये प्रश्न में पूछा जाता है कि स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि किसने माना, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। अब आता हजारी प्रसाद द्विवेदी। यदि शुक्ल जी के बाद में किसी की जो बातें, एक तथ्य विचारात्मक जो बातें वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की थी शुक्ल जी के बाद में, यानी शुक्ल जी के बाद में हिंदी जगत में हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान था। इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे, एक हिंदी साहित्य की भूमिका, उद्भव और विकास, और साहित्य का आदिकालीन नाम से 3 रचना लिखी इन्होंने, बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्ल जी ने वीर गाथा काल को द्विवेदी जी का आदिकाल कहना उचित समझता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो वीर गाथा काल था
उस वीर गाथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीर गाथा काल को द्विवेदी जी ने क्या नाम दिया? आदिकाल नाम दिया। क्या नाम दिया? आचार्य रामचंद्र द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया, उसने वीर गाथा काल नाम दिया। शुक्ल जी ने जिन ग्रंथों के आधार पर इस काल को वीर गाथा काल नाम दिया था, द्विवेदी जी ने उन ग्रंथों प्रमाणिक नहीं माना। क्या कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिन ग्रंथों का रासो साहित्य के आधार पर लिखा, कुल मिला के बात रासो साहित्य, तो रासो साहित्य के आधार पर वीर गाथा काल नाम दिया था, उन ग्रंथों को प्रमाणिक नहीं माना किसी ने? आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने। शुक्ल जी द्वारा भक्ति आंदोलन के उदय की व्याख्या का भी द्विवेदी जी ने खंडन किया। शुक्ल जी ने जो भक्ति आंदोलन के जो उदय का जो व्याख्या किया था, उसका भी इन्होंने खंडन कर दिया। इन्होंने सिद्ध और नाथा को वर्णन करके कबीर पर उनका प्रभाव दिखाया। सिद्ध और नाथा को वर्णन करके यानी इन्होंने जो आचार्य प्रसाद द्विवेदी दिया, उन्होंने सिद्ध और नाथा को जो साहित्य लिखा उसको अपने इतिहास ग्रंथ में शामिल किया और कबीर पर इनका प्रभाव देखा जाता है। इन्होंने आदिकाल की विस्तृत खोज कर आदिकाल पर अलग से ग्रंथ लिखा। द्विवेदी जी की मान्यता कि भक्ति काल इंद्र संत काव्य पूर्ववर्ती नाथ सिद्ध साहित्य का सहज विकसित है। द्विवेदी जी हिंदी सूफी काव्य को भी संस्कृत प्राकृतिक अपभ्रंश काव्य परंपरा में आधारित मानते हैं। कबीर जी की काव्य प्रतिभा को द्विवेदी जी ने उजागर करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। नहीं जो कबीर का आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर को इतना महत्व नहीं दिया था, लेकिन आचार्य आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को बहुत महत्व दिया। इसका प्रिय कवि कबीर हो गया और उसका प्रिय कवि तुलसीदास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो कबीर की जो काव्य को जो प्रकाशित कराने का, इसका खोजने का जो सबसे ज़्यादा काम किया था आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने किया था। यानी कबीर की जो काव्य प्रतिभा को द्विवेदी जी ने उजागर करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं कि द्विवेदी जी के योगदान पर लिखा है कि भी वस्तुतः पहले व्यक्ति जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अनेक धारणाओं स्थापनाओं को चुनौती देते हुए सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने क्या लिखा कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखा था उस बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। यदि उनकी बातों को किसी ने काटने का प्रयास किया, उसको तोड़ने का, उसका खंडन करने का जो प्रयास किया आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने किया था, और वो भी प्रमाणों के साथ में किया। निश्चय आचार्य द्विवेदी हिंदी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार रहे। आचार्य प्रसाद द्विवेदी हिंदी के सबसे सशक्त इतिहासकार है, ये कहता है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त इन्होंने कहा। अब गणपति चंद्र गुप्त गणपति की पूजा करते वैज्ञानिक इन्होंने गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने 65 में हिंदी साहित्य जो वैज्ञानिक इतिहास लिखा था गणपति चंद्र गुप्त ने 65 में क्या लिखा? वैज्ञानिक इतिहास लिखा 65 में, और 2 खंडों में इन्होंने लिखा था। इसमें इन्होंने निम्न तथ्यों को समावेशित किया था। इस ग्रंथ में साहित्य इतिहास के विकास और सिद्धांतों की स्थापना करते हुए उसके आधार पर हिंदी साहित्य की नवीन व्याख्या प्रस्तुत की। इन्होंने शुक्ल जी के काल विभाजन को स्वीकार न करते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 खंडों में विभाजित किया। हिंदी साहित्य इतिहास 3 खंडों में प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, 3 भागों में प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इन्होंने अपने ग्रंथ में शुक्ल जी की अनेक मान्यताओं का खंडन करते हुए अपनी मान्यताओं को तर्कपूर्ण ढंग से स्थापित किया। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा की शुरुआत गार्ग्य दत्तासी से हुई थी, जो अब तक चली आ रही है। विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से इतिहास ग्रंथ रचना कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। हिंदी साहित्य के इतिहास के जो ग्रंथ और उनके जो ग्रंथकार कौन कौन है? पहला ग्रंथ आया था इस्तवारदल्ला लितेतर इंडो हिंदुस्तान 1839 में पहला भाग, और दूसरा भाग 1877 से प्रकाशित होता है, लिखा था गार्ग्य दत्तासी ने। शिव सिंह सरोज 1883 में, शिव सिंह सिंगर ने। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में आया था, 88 में जॉर्ज ग्रियर्सन ने। मिस्र विनोद 3 भाग 13 में और चौथा भाग 14 में मिस्र बंदूक है। हिंदी साहित्य का जो इतिहास 29 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। एक और आता है हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नागेंद्र और डॉक्टर हरदयाल का भी ग्रंथ इसी नाम से। हिंदी साहित्य का इतिहास नागेंद्र का भी है, हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर हरदयाल का भी है। अब आते ये 3 ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य का आदिकाल 52 में आचार्य प्रसाद द्विवेदी का। हिंदी साहित्य भूमिका 40 में आचार्य प्रसाद द्विवेदी का। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 52 में आचार्य प्रसाद द्विवेदी। 52 में 2 ग्रंथ है और 40 में भूमिका आती है। 40 पहले भूमिका, सबसे पहले भूमिका बनाएगा तो 40 में भूमिका, और 52 में उद्भव कर दिया और आदिकाल 2 ग्रंथ आ गए। 65 में क्या वैज्ञानिक पूजा कर दी गणपति के, तो गणपति चंद्रगुप्त हो गया 65 में हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास 33 में और लिखा है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक हिंदी साहित्य का इतिहास 33 में वैज्ञानिक गणपति चंद्र का हो गया, और हिंदी साहित्य का इतिहास 33 में लिखा था डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। अब काव्य शास्त्र का इतिहास, अब देखो भगीरथ मिश्र नाम क्या, भगीरथ मिश्र, तो क्या काव्य शास्त्र का इतिहास 1902 में आया।
भगीरथ मिश्र का। ऋतिक काव्य की भूमिका 49 में डॉक्टर नागेंद्र का ही था। ऋतिक काव्य की भूमिका 1949 में डॉक्टर नागेंद्र का था। हिंदी साहित्य का अतीत की बात कौन करेगा? जो विश्व का नाथ होगा, विश्वनाथ प्रसाद का हो गया, 60 में आया था। कब आया? अब अतीत की बात बुढ़ा हो जाता है, 60 साल हो गया, 60 साल होने के बाद अतीत की बातें करता है, तो 1960 में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का हो गया। उत्तर भारत की संत परंपरा 51 में परशुराम चतुर्वेदी ने लिखा थे। उत्तर भारत की संत परंपरा 1951 में परशुराम चतुर्वेदी ने। राजस्थानी भाषा और साहित्य, अब राजस्थानी भाषा और साहित्य को लिखा जो राजस्थान में क्या होगा? मोतीलाल मेनारिया, 60 में, लगभग 60 में डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने। राजस्थान का पिंगल साहित्य भी पिंगल और पिंगल भाषा तो ब्रज भाषा और मिला करके, तो राजस्थान में ब्रज मिलकर तो पिंगल होगा। राजस्थान भाषा और साहित्य मोतीलाल मेनारिया 60 में। राजस्थान पिंगल साहित्य मोतीलाल मेनारिया। हिंदी साहित्य का इतिहास का हम दर्शन करते हैं आंखों से आंखों, कहते हैं नलिनी और विलोचन शर्मा लिखा 60 में। हिंदी काव्य संग्रह 73 में, हिंदी का काव्य संग्रह 73 में किसने लिखा था? महेश दत्त शुक्ल ने। कविता कौमुदी 1928 में रामनरेश त्रिपाठी ने लिखा था 1928 में कविता कौमुदी। हिंदी भाषा एवं साहित्य 1930 में बाबू श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा एवं साहित्य 1930 में बाबू श्याम सुंदर दास। कविता कौमुदी 28 में रामनरेश त्रिपाठी। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 30 में सूर्यकांत शास्त्री का हो गया। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य चतुर्सेन शास्त्री हो गया। इतिहास एवं साहित्यिक दृष्टि से 1981 में मैनेजर पांडे। इतिहास एवं साहित्यिक दृष्टि से 81 में लिखा था मैनेजर पांडे, प्रोफेसर मैनेजर पांडे थे। इतिहास एवं साहित्य दृष्टि से इनका 81 में प्रोफेसर मैनेजर पांडे लिखा गया था। हिंदी साहित्य और संवेदनाओं का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी। संवेदनाओं का विकास 86 में। वीर काव्य टिक्कम सिंह तोमर। हिंदी का वीर काव्य 54 में टिक्कम सिंह तोमर। चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य लगभग 1968 में प्रभुदयाल मित्तल ने। प्रभुदेव की चैतन्य हो गया, तो चैतन्य संप्रदाय उसका साहित्य प्रभुदयाल मित्तल का। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास ब्रजरतन दास। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1998 में ब्रजरतन दास। खड़ी बोली ब्रजरतन दास ने। आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास 1925 के बीच में आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास श्री कृष्ण लाल ने लिखा था। श्री कृष्ण लाल ने। आधुनिक हिंदी साहित्य 1850 से 1920 में डॉक्टर लक्ष्मण सागर वास ने लिखा था। 50 से 90 के 1900 के बीच में आधुनिक हिंदी साहित्य 1850 से 1900 के मध्य लिखा था डॉक्टर लक्ष्मण सागर वास ने। राजस्थानी साहित्य रूपरेखा 1939 मोतीलाल मेनारिया के 3 ग्रंथ आ गए। राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा वीर काव्य भी सिखाई, पिंगल काव्य वो भी सिखाई मोतीलाल मेनारिया का। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास आलोचना कौन के? राम के कुमार 38 में अड़ गए, राम के कुमार 38 में गए, राम के कुमार 38 हो जाएगा। हिंदी साहित्य का सरल 85 विश्वनाथ त्रिपाठी ने कहा था हिंदी साहित्य का सरल इतिहास 85 में। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास 61 नागर प्रचार सभा ने प्रकाशित किया था। बृहद इतिहास नागर प्रचार 61 में। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 में बच्चन सिंह ने लिखा था। दूसरा बच गए भाई, इसलिए दूसरा। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 31 में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 31 में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने। हिंदी साहित्य में जो काल विभाजन का और नामकरण, हिंदी साहित्य में काल विभाजन और नामकरण देखो, हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन के कई आधार हो सकते हैं। जैसे प्रवृत्ति के आधार पर कई लोगों ने प्रवृत्ति के आधार पर काल विभाजन किया, कोई विकासवादिता के आधार पर किया, कोई सामाजिक सांस्कृतिक घटना के आधार पर किया, कोई प्रधानकर्ता के आधार पर किया। यानी कई भाई प्रवृत्ति, उस समय कैसी कैसी प्रवृत्ति, उस समय साहित्य किस प्रवृत्ति लिखा गया था, तो प्रवृत्ति के आधार पर देखो काल पाठक की एक संत काव्य, एक सूफी काव्य, भक्ति काल, रीति काल, छायावाद, प्रकृति, ये प्रवृत्ति के आधार पर संत, सूफी, भक्ति, रीति, छाया, प्रकृति, ये उसकी प्रवृत्ति है भाई। छाया प्रकृति हो रही है, एक प्रकृति उसकी प्रवृत्ति है कि उस समय लोग खूब प्रकृति कर रहे थे मालिक। एक छायावाद हो गया, सब छाया को, वृत्ति भी प्रकृति, भक्ति भी प्रकृति, सूफी भी, संत भी थी। विकासवादिता का विकास किस प्रकार हो, पहले आदिकाल, फिर मध्यकाल, फिर आधुनिक काल, ये सब विकास का आधार पर हो गया। सामाजिक एवं सांस्कृतिक घटनाओं के आधार पर, सामाजिक और सांस्कृतिक घटना के आधार पर दो भाग में स्वच्छंदतावाद और स्वतंत्र काल हो गया। प्रधान उसमें जो मुख्य काम करने वाले जैसे भारतीय युग हो गया, द्विवेद युग हो गया, प्रसाद युग, ये युग हो गया। इस काल विभाजन के आधार निम्नलिखित होने चाहिए।
काल विभाजन साहित्य प्रवृत्ति और आदर्शों में समानता के आधार पर होनी चाहिए। कालों का नामकरण मूल साहित्य चेतना का आधार बनाकर करना चाहिए। कालों का सीमांकन मूल प्रवृत्तियों के आरंभ और समापन के अनुसार होना चाहिए। काल की मूल प्रवृत्ति निदान प्रमुख ग्रंथों के आधार पर करना चाहिए। हिंदी के प्रमुख इतिहासकारों द्वारा किए गए काल विभाजन। हिंदी साहित्य प्रारंभिक इतिहासकार जैसे गार सदत्तासी और शिव सिंह सेंगर, जिन्होंने दोनों ने, शिव सिंह सेंगर और गार सदत्तासी, इन दोनों ने ही किस पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति से इतिहास ग्रंथ लिखा था और काल विभाजन ने कोई प्रयास नहीं किया। परंतु कुछ इतिहासकारों द्वारा काल विभाजन निम्न है, जिसे जॉर्ज ग्रियर्सन ने थोड़ा काल विभाजन का प्रयास किया था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलेटर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ इनका नाम था। काल विभाजन के संबंध में सबसे पहला प्रयास जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। सबसे पहले प्रयास जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था काल विभाजन का, और वे काल विभाजन में पूर्णतः सफल नहीं हो सके। फिर उन्होंने यथासंभव काल क्रमानुसार सामग्री को प्रस्तुत करने का प्रयास किया था और उनका विभाजन इस प्रकार है। चारण काल 700 से 1300 ईस्वी चारण काल 11 होंगे इसके शायद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो इन्होंने कि 11 भागों में अपने इतिहास का बना था और 11 अध्याय एक काल का प्रतीक बताया इन्होंने। चारण काल इन्होंने माना 700 से 1300 बीच में चारण काल। जायसी की जब प्रेम कविता ही, फिर मुगल दरबार आ गया, फिर रीति काल आ गया, फिर 15वीं शताब्दी, फिर ब्रज विकर्षण का हो गया, तुलसीदास जी आ गया, तुलसी अन्य प्रवृत्ति कवि, 18वीं शताब्दी, फिर कंपनी के शासन में हिंदुस्तान आ गया, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ये इस प्रकार काल विभाजन किया था। चारण काल, जायसी प्रेम कविता, मुगल दरबार, रीति काल, 15वीं शताब्दी, धार्मिक पुनर्जागरण, ब्रज विकर्षण का संप्रदाय, तुलसीदास जी, तुलसी के बाद के प्रवृत्ति कवि, 18वीं शताब्दी, कंपनी का शासन, और बाद का जो महारानी विक्टोरिया का शासन में हिंदुस्तान कैसे विकास हो। इस प्रकार जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा किया गया विभाजन वैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि चारण काल के पश्चात 15वीं शताब्दी में पहुंच जाते हैं। चारण काल विभाजन सीधा 15वीं शताब्दी में, फिर 14वीं शताब्दी का उल्लेख नहीं है। कालों का नामकरण विश्वतः किसी एक आधार पर नहीं किया गया, किसी एक आधार पर काल का बंटवारा इन्होंने नहीं किया गया। मिस्र बंधुओं का काल विभाजन। मिस्र बंधु, जिन्होंने मिस्र बंधु विनोद लिखा था, 3 भाई थे, कृष्ण, सुखदेव और गणेश, तीनों भाई ने लिखा था। मिस्र बंधु विनोद 1913 में प्रकाशित हुआ था, 3 भाग तो, चौथा भाग 14 में। ठीक है, काल विभाजन एक नया प्रयास इन्होंने किया था, और ग्रियर्सन के काल विभाजन को ज़्यादा विकसित था इनसे सबसे ज़्यादा। इस प्रकार है, इन्होंने तो 4 प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल यानी वर्तमान, 5 भागों में इन्होंने बांटा गया। प्रारंभिक, माध्यमिक, अलंकृत, परिवर्तन और वर्तमान। प्रारंभिक काल को इन्होंने 2 भागों में बांटा, पूर्व प्रारंभिक, उत्तर प्रारंभिक। पूर्व प्रारंभिक की 700 से 1343 यानी 700 ईस्वी से शुरू माना इन्होंने। 700 से 1343 विक्रम संवत पूर्व प्रारंभिक काल माना, पूर्व प्रारंभिक काल माना। उत्तरारंभिक काल इन्होंने 1344 से 1444 यानी 100 साल विक्रम संवत, 1344 विक्रम संवत से 1444 विक्रम संवत तक प्रारंभिक काल तो, यानी 700 से 1444 तक इनका हो गया। उसके बाद में आता माध्यमिक काल। इन्होंने 2 भाग में बांटा माध्यमिक काल को, पूर्व माध्यमिक और प्रौढ़ माध्यमिक कह सकते, उत्तर माध्यमिक कह सकते इसको। जो 1445 से 1560 तक पूर्व माध्यमिक काल था, 1561 से 1680 तक उत्तर माध्यमिक था, विक्रम संवत की बात है सब। अलंकृत काल, पूर्व अलंकृत काल 1681 से 1790 विक्रम संवत तक हो गया, और उत्तर अलंकृत काल 1791 से 1889 विक्रम संवत तक। परिवर्तन काल होगा 1890 से 1924 विक्रम संवत तक, और वर्तमान काल 1926 विक्रम संवत से अब तक हो गया। मिस्र बंधुओं का ये विभाजन सम्यक व स्पष्ट है, परंतु तथ्यों की दृष्टि से इसमें अनेक विसंगतियाँ विद्यमान है। ये असंगति इस प्रकार है कि कालखंडों के नामकरण में विभिन्न पद्धतियाँ अपनाई गई है। ग्रियर्सन की भांति 700 से 1300 तक युग में हिंदी साहित्य के इतिहास का संबद्ध कर दिया, जो कि अपभ्रंश का युग था। यानी 700 से लेकर जो 1300 विक्रम संवत तक अपभ्रंश भाषा का था, लेकिन हिंदी के लिख दिया। परिवर्तन काल अनावश्यक है। अलंकार काल आंतरिक प्रवृत्ति पर आधारित है। काल विभाजन का कोई स्पष्ट आधार भी नहीं दिखाई देता है। अब बता आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य इतिहास 1929 में इन्होंने लिखा था, और इन्होंने 900 साल के काल को सिर्फ 4 भागों में बांटा। आदिकाल कहा गया, वीरगता काल, संवत विक्रम संवत 1050 से 1375, पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल 1375 1700, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल 1700 से 1900 हो गया। आधुनिक काल गद्यकाल संवत 1984 1900 शुरू हो गया, लेकिन जो इन्होंने लिखा था 1984 तक इनका इतिहास ग्रंथ की बातें हैं, तो 1984 तक होगी।
अब डॉक्टर रामकुमार वर्मा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद में काल विभाजन त्रुटि संशोधन कर एक नया रूप देने का डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा था और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा इन्होंने 1938 में ग्रंथ था। इन्होंने क्या कहा, देखो पहले जो आधुनिक काल था 1050 से 1375 जो इसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, उस इन्होंने चारण काल नाम दिया और 1000 से 1375 तक इन्होंने मारा, 1000 से 1375 तक मारा। लेकिन इससे पहले 1000 से पहले का जो काल था इन्होंने क्या नाम दिया, इन्होंने संधि काल नाम दिया और वो 750 से 1000 विक्रम संवत संधि काल कहा गया। फिर चारण काल 1000 से 1375 कहा गया। फिर 1375 से भक्ति काल 1700 तक हो गया, रीति काल 1700 से 1900 तक हो गया और आधुनिक काल 1900 विक्रम संवत से अब तक आधुनिक काल चल रहा है। ठीक है, ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया इन्होंने। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने काल विभाजन में केवल वीर कथा काल को छोड़कर शुक्ल जी के काल विभाजन को साम्यता रखी। एक विशेषता संधि काल के जो उसकी वस्तुतः गुण वृद्धि का द्योतक कम है परंतु दोष वृद्धि का द्योतक अधिक है। हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं 8वीं शताब्दी से माना भ्रामक है क्योंकि यह वह काल है जो अपभ्रंश का काल था। अतः वर्मा जी का काल विभाजन शुक्ल जी के काल विभाजन से पुरस्कृत रूप नहीं है परंतु फिर भी उनका प्रयास सराहनीय है। अब आता डॉक्टर गणपति चंद्र। अब गणपति की पूजा वैज्ञानिक रूप से करते हैं 1968 में गुप्त जी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य वैज्ञानिक इतिहास में निम्नलिखित काल विभाजन किया, थोड़ा चेंज किया। प्रारंभिक काल, इसको आदि काल नाम दिया। अब आचार्य 1050 से लेते ये 1184 से 1350 रखते हैं, 1184 से 1350। मध्यकाल या पूर्व मध्यकाल कहते हैं इसको 1350 से 1600 तक। मध्यकाल उत्तर मध्यकाल 1600 से 1857 तक और आधुनिक काल 1857 से मानते गणपति कहते हैं कि 1857 क्रांति से हुई थी पहली क्रांति, उस क्रांति से इन्होंने आधुनिक काल मान दिया 1857 से। 1857 तक 1600 से 1857 पूर्व मध्यकाल उत्तर मध्यकाल हो गया। मध्यकाल में दो भाग, पूर्व मध्यकाल उत्तर मध्यकाल, तो उत्तर मध्यकाल 1600 से 1857 हो गया और 1600 से 1350 1600 पूर्व मध्यकाल और प्रारंभिक काल 1184 से 1350 हो गया। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शुक्ल जी के काल विभाजन को स्वीकार नहीं करते हुए हिंदी साहित्य इतिहास 3 खंडों में बांटा, प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। डॉक्टर गुप्त की ने प्रारंभिक काल मध्यकाल के अंदर 3 प्रकार की काव्य रचना मानी। प्रारंभिक काल मध्यकाल उनके अंदर 3 प्रकार की काव्य रचना, धर्माश्रित काव्य माना गया, लोकाश्रित काव्य और राजा धर्म के आश्रम लेखा के काव्य, लोक जनता में रह करके और राज्य का आश्रम, 3 प्रकार काव्य रचना इन्होंने मानी। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त भी धर्माश्रित काव्य परंपरा के अंदर 5 काव्य परंपराओं को स्वीकार करते हैं। धर्माश्रित काव्य के अंदर 5 प्रकार की, धार्मिक रास काव्य परंपरा, संत काव्य परंपरा, पौराणिक काव्य परंपरा और पौराणिक प्रबंध काव्य परंपरा और रसिक भक्ति परंपरा, ये 5 प्रकार की परंपराओं को मानते धर्माश्रित के अंतर्गत। राजाश्रित काव्य परंपरा में 5 काव्य, राजाश्रित में भी 5, मैथिली गीति परंपरा, मैथिली उत्तर मिथिला, ऐतिहासिक राज परंपरा, ऐतिहासिक चरित्र काव्य परंपरा, ऐतिहासिक मुक्त परंपरा और शास्त्र मुक्त परंपरा, ये 5 भागों में इन्होंने बांटा। लोकाश्रित में केवल 2 ही परंपराएं इन्होंने मानी, रोमांस काव्य परंपरा और स्वच्छंद प्रेम काव्य परंपरा। रोमांस काव्य परंपरा और स्वच्छंद प्रेम काव्य लोकाश्रित काव्य के अंदर इन्होंने 5 माने। ठीक है दोस्तों, यदि जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।